अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ये कहा कि टैरिफ से बचने के लिए कनाडा अमेरिका का एक राज्य बन सकता है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा के साथ हमारा बड़ा कारोबारी घाटा है, हम इसे अब और जारी नहीं रख सकते। आप जानते हैं कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आप राज्य बन सकते हैं, आप राज्य बन जाते हैं तो कारोबारी घाटा नहीं रहेगा और हम आप पर टैरिफ भी नहीं लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सालों से कनाडा के साथ डील करना मुश्किल रहा है। ट्रंप ने कहा ये न्यायसंगत नहीं है कि 200 अरब या 250 अरब डॉलर कारोबारी घाटा रहे। हमें हमारी कारें बनाने के लिए उनकी यानी कनाडा की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें उनसे तेल और गैस की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास किसी भी दूसरे से अधिक हैं। बता दें ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाता है तो टैक्स में 60% से ज्यादा की कटौती हो सकती है। ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि जब तक अमेरिकी सीमाओं के पार से अवैध प्रवासियों और गैर कानूनी तरीके से बनाई फेंटेनल का देश में आना बंद नहीं हो जाता है, तब तक कनाडा से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उनके दूसरे कार्यकाल के साथ अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो गया है और जल्दी पूरा विश्व अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो सऊदी अरब और ओपेक से तेल की कीमतें कम करने के लिए कहेंगे और कहा कि अगर कीमतें कम होती हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब और ओपेक से तेल की कीमत कम करने के लिए कहना जा रहा हूं, आपको इसे नीचे लाना होगा। सच कहूं तो मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने चुनाव से पहले ऐसा नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि उनके ऐसा न करने से मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। अगर कीमत हो गई कम तो रूस यूक्रेन खत्म हो जाएगा। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने अपने बयान से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में अब 2 नहीं बल्कि 3 डिप्टी सीएम होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के नेता ने दावा भी किया है कि नया डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना से ही कोई नेता होगा। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट में एक नए नेतृत्व का उदय होने वाला है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने शिंदे को हटाने की योजना तैयार कर ली है। शिंदे इस बात को लेकर बार बार परेशान होते रहते हैं और इस वजह से बार बार सतारा में अपने गृहनगर चले जाते हैं। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, ये लाचार और डरपोक लोग हैं, ये ईडी और सीबीआई के डर से भाग गए थे। मोदी शाह इनको भी नहीं छोड़ेंगे। जल्द ही महाराष्ट्र को नया डिप्टी सीएम मिलने वाला है और वो शिंदे की पार्टी से ही होगा। बस देखते रहिए क्या होता है। बता दें चुनाव के बाद शिंदे को सीएम पद से हटाकर डिप्टी सीएम बना दिया गया। हालांकि शिंदे नाराज होते रहे, अपने गांव जाते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद फडणवीस ने शिंदे की एक योजना की समीक्षा और जांच के भी आदेश दिए। इसके अलावा हाल ही में फडणवीस सरकार ने गार्जियन मिनिस्टर्स की लिस्ट जारी की थी, जिसके तहत कैबिनेट मंत्रियों को जिलों का गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया था। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपने लिए रायगढ़ और नासिक जिले की मांग की थी, लेकिन सीएम फडणवीस ने इस मांग को नजरअंदाज कर दिया, जिससे एकनाथ शिंदे नाराज हो गए थे। और अब राउत कह रहे हैं कि शिंदे को बीजेपी हटाने जा रही है, उनके ही शिवसेना से किसी और को ऊपर उठाया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल पर बनी संसदीय संयुक्त समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफवाह फैला रहे हैं कि कानून पास हो जाएगा तो उनकी मस्जिद और कब्रिस्तान चला जाएगा। जगदम्बिका पाल ने विश्वास जताया कि इस बार संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा। संविधान है और संविधान के तहत बनी केंद्र की सरकार बिल लेकर आई है। बता दें विपक्षी दल और वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार विधेयक के बहाने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। वहीं सरकार दलील दे रही है कि विधेयक वक्फ की संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल के लिए है। बांग्लादेश में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला था। उन्होंने देश में सुधार लाने और स्थिरता की राह पर लाने का वादा किया था। हालांकि उनके नेतृत्व में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों में कमी नहीं आई। अब देश के भीतर से ही उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। ये मांग बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने उठाई है, जो अंतरिम सरकार की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीएनपी के महासचिव फखरुल इस्लाम ने मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली अंतरिम सरकार की निष्पक्षता पर सीधा सवाल उठाया। उनका कहना है कि सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर कार्य करे और देश को सही दिशा में ले जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार निष्पक्षता बनाए रखने में नाकाम रही है, जिससे देश में अस्थिरता बढ़ी है। फखरुल इस्लाम ने इशारों में कहा कि अगर अंतरिम सरकार निष्पक्ष नहीं रह सकती तो चुनाव के समय एक तटस्थ सरकार की जरूरत होगी। बीएनपी के महासचिव ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से जल्द सुधार प्रक्रिया को पूरा करने और बांग्लादेश में चुनाव कराने की मांग की।
बांग्लादेश में बदलते हालात और अवामी लीग के सांसदों के खिलाफ हिंसा के मामले को लेकर अब इंडियन एक्सप्रेस ने अवामी लीग के सांसदों से बात की है। रिपोर्ट में बताया गया कि ढाका के अवामी लीग के 3 बार के सांसद के घर में 5 अगस्त 2024 की शाम को लूटपाट की गई। इसी दिन पूर्व पीएम शेख हसीना को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अवामी लीग के सांसद के ऑफिस और कारखाने को लूट लिया गया और आग लगा दी गई। उन्होंने कहा कि फिर से कुछ भी बनाने के कोई भी आसार नहीं है। एक अन्य सांसद पर करीब हत्या के 37 मामले दर्ज हैं। उन्होंने सुना कि उनके एड्रेस पर रोजाना कानूनी नोटिस के बंडल पहुंचाए जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने पूर्व पीएम शेख हसीना के संसद सदस्यों से मुलाकात की और बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं और लोगों के लिए फिर से काम करना चाहते हैं। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद में उन्होंने इस बात को माना कि उनके शासन और राजनीति में कुछ खामियां भी रहीं। उनका अनुमान है कि पार्टी नेतृत्व 1/3 हिस्सा जेल में है, 1/3 देश के बाहर अंडरग्राउंड है और बाकी के ज्यादातर बांग्लादेश में छुपे हुए हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए अवामी लीग के फिर से जिंदा होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। शेख हसीना के मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद हक ने कहा कि हजारों अवामी लीग कार्यकर्ताओं को उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया है। वो छुपे हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर भटक रहे हैं। 2012 से अवामी लीग के सांसद नहीम रज्जाक के मुताबिक अवामी लीग नेताओं की लगभग सभी जमानत याचिकाएं खारिज की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति काफी गंभीर है और अवामी लीग का नेतृत्व पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा है। एक अन्य पूर्व सांसद शिफुजुब्बान शिकोर ने कहा कि अवामी लीग के जमीनी कार्यकर्ता भी आश्वस्त हैं कि शेख हसीना से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि त्रासदी ये है कि हम ऐसे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी हैं जिन्होंने या तो खुद 1971 के स्वतंत्रता संग्राम को देखा है या उनके पिताओं ने इसे देखा है, लेकिन आज हम सभी के साथ युद्ध अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अंतरिम सरकार रीसेट बटन दबाकर बांग्लादेश के पिछले इतिहास को मिटाना चाहती है। यहाँ तक कि इतिहास की किताबों को फिर से लिखा जा रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो गुरुवार की देर रात दिल्ली पहुंचे। भारत के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में वो दिल्ली आए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर प्राबोवो सुबियांतो का स्वागत विदेश राज्य मंत्री ने किया। उन्होंने कहा ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। तेलंगाना में सेना से रिटायर्ड एक शख्स गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी माधवी की हत्या कर दी। फिर सबूत मिटाने के लिए शव के छोटे छोटे टुकड़े किए और प्रेशर कुकर में उबालकर झील में फेंक दिया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हड्डियों से मांस को अलग करने के लिए आरोपी ने उन्हें मूसल से कुचला भी था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या वाले दिन गुरुमूर्ति के बच्चे उसकी बहन से मिलने गए थे। उसने गुमशुदगी का नाटक रचा और माधवी के माता पिता को इस बारे में बताया। हत्या के बाद माधवी के मांस और हड्डियों को 3 दिनों तक पकाया, एक थैले में भरकर पास की झील में फेंक दिया। अभी तक पुलिस को शव के टुकड़े नहीं मिले हैं जिसमें गुरुमूर्ति ने शव के अंगों को फेंकने का दावा किया था। फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में 3 महीने की सजा सुनाई है। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट जो 7 साल से इस मामले की सुनवाई कर रही थी, उसने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। बता दें कि सत्या फिल्म से चर्चित हुए राम गोपाल वर्मा सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल से शुक्रवार को टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच इंजरी के कारण बाहर हो गए। जोकोविच ने अलेक्जेंडर ज़वेरेव के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला बाएं पैर में समस्या के कारण बीच में ही छोड़ दिया। नोवाक जोकोविच के पहले सेट में 1 घंटे 21 मिनट तक खेले, लेकिन इसके बाद वो आगे नहीं खेल पाए। इसी के साथ अलेक्जेंडर ज़वेरेव ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।